हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रैश कोर्स की कंट्रोल सिस्टम की और पहली यूनिट जिसकी हम चर्चा करेंगे दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम को पढ़ते हैं तो जो बेसिक चीज़ें लगती है, जैसे स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी में पोल्स एंड जीरो है, तो उन पोल्स एंड जीरो को हम पहले ही निपटा ले भैया, ताकि वहाँ पर डायरेक्ट स्टेबिलिटी की बात करें। यस और नो। अच्छा जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम में हम चर्चा करेंगे तो इसमें क्या क्या सर हम देखने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। पहले थ्योरी वाला पार्ट निपटा देते हैं तो आपको क्या लगेगा, आपको एक प्रॉपर मैनर लगेगा, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर लगेगा। क्वेश्चंस पे आएंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन लेके थ्योरी समझाऊंगा मजा नहीं आएगा। पहले हम थ्योरी माला के मोतियों को पहले पिरो लेते हैं, माला के मोतियों को तैयार कर लेते हैं, फिर पिरो लेंगे। और वो कैसे होगा, थ्योरी वाला पार्ट निपटा लिया हमने, उसके बाद क्वेश्चंस लगा लेंगे तो माला आपकी कंप्लीट हो गई। आइए जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्रैश कोर्स से चीजें बड़ी फास्ट चलती है। ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम की मूल अवधारणा क्या है। दो प्रकार के सिस्टम हो गए भैया, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका नाम लगता है, सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका ट्रांसफर फंक्शन लगता है। ट्रांसफर फंक्शन की चर्चा करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन का प्रारूप क्या होता है उसकी हम चर्चा करेंगे सेकंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक, ट्रांसफर फंक्शन जो है ना उसको हम इस डोमेन में ही चर्चा करते हैं, तो लाप्लास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे एक टाइम सिग्नल को हम इस डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से बेसिक सिग्नल्स होते हैं, बेसिक इनपुट सिग्नल्स होते हैं जिनका लाप्लास क्या होता है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स एंड जीरो। अच्छा जी, ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ट्रांसफर फंक्शन में पोल और जीरो दो लोग मिलेंगे, आपको दो चीजें मिलेंगी, पोल्स एंड जीरोस, और दोनों को आप डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। कॉन्सेप्ट इनके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट पोल के बारे में। सिग्निफिकेंट पोल का एक टॉपिक है, आप समझते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को देख के जज कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो टाइम कॉन्स्टेंट की बात करेंगे। टाइम कांस्टेंट क्या होता है सिस्टम का, डीसी गेन क्या होता है सिस्टम का। किसी सिस्टम दिया हुआ है उसका डीसी गेन पूछते हैं, डीसी गेन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वेरियस रिस्पॉन्सेज देखेंगे, लाइक यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, रैंप रिस्पॉन्स, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद करेंगे सेंसिटिविटी के बारे में, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अगेन, और सबसे महत्वपूर्ण इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं कर देते हैं हम, ठीक है। और लास्ट वन इज द डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट। अब यदि कंट्रोल सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो आपको इनको देख के एक चीज तो क्लिक कर गई होगी कि सर ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। आइए, सबसे पहले हमारे टॉपिक थे ओपन लूप सिस्टम्स और क्लोज लूप सिस्टम्स, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कंट्रोल सिस्टम का बेसिक है भैया, आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द मनुष्य क्या करता है कि सारी चीज़ें ऐसी बनाता है जिससे वो कंट्रोल कर सके। ऐसी चीज़ें नहीं बना सकते ना जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। हम कोई सी भी मशीन बना रहे, कोई सा भी डिवाइस बना रहे, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे, वो हमारी मर्जी के अधीन होना चाहिए। हमारी मर्जी हम उस पर थोप रहे हैं, मतलब हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए कंट्रोल सिस्टम जो पूरा सिस्टम है उसे पढ़ना बहुत जरूरी। कंट्रोल सिस्टम जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एसी इंस्ट्रूमेंटेशन पीपल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके इंजीनियरिंग में। बात कंट्रोलिंग की करते कोई सा भी सिस्टम, हालांकि ये तो थियरी है, एप्लीकेशन वर्जन तो इसमें कुछ है भी नहीं। थियरी क्या होती है, किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले स्टेबिलिटी क्या मैटर करती है, कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा इसमें होती है। तो आप यदि देखेंगे तो हमारे इर्द गिर्द दो टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं, एक ओपन सिस्टम होते हैं, एक क्लोज सिस्टम होते हैं। ओपन सिस्टम जैसे कि हर बार एग्जांपल देता हूँ, आपके रूम में एक पंखा चल रहा है, वो एक ओपन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, या ओपन कंट्रोल सिस्टम है। क्या करते हैं, आप उसे रेगुलेटर से कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वो कंट्रोलिंग सिस्टम है। आपने यदि 4 का इनपुट दिया है रेगुलेटर पे तो वो 4 की स्पीड से घूमता रहेगा। अब कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता उस पंखे को, वो पंखा 4 की स्पीड से घूमता रहेगा। इस टाइप के सिस्टम जो होते हैं ना ओपन सिस्टम होते हैं। यानी कि ओपन सिस्टम क्या हो गया, यदि आप इन सिस्टम्स को इनपुट दोगे तो ये आपको आउटपुट देंगे, मतलब ये कंट्रोल सिस्टम है। तो कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो जाती है, ऐसे सिस्टम्स जो कंट्रोल्ड इनपुट पे कंट्रोल्ड आउटपुट दे,
वी कॉल द कंट्रोल सिस्टम्स। नाउ ओपन सिस्टम की बात मैंने क्या करी, आपने इसको इनपुट दिया, ये आपको आउटपुट देता रहेगा। सो दिस सिस्टम वी कॉल द दिस सिस्टम वी कॉल द ओपन सिस्टम। बट कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि आउटपुट जो दिया उसको ट्रैक भी करना है भैया। इनपुट दे दिया, सपोज आपने पंखे में 4 का इनपुट दिया था ना, अब आउटपुट पे देखना भी है कि वो 4 की स्पीड से घूम रहा है नहीं घूम रहा है ना। तो यहाँ पे सेंसर इन्वॉल्व हो जाते हैं और सेंसर क्या करते हैं, उस आउटपुट को मेजर करते हैं, मेजर करके उसको इनपुट में दे देते हैं, यानी कि फीडबैक सिस्टम भी बोलते हैं। इस टाइप के सिस्टम को क्लोज लूप, ये लूप जो है ना वो क्लोज हो गया ना, क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फीडबैक जो है सेंसर से यहाँ पे मेजर करते हैं सबसे पहले आउटपुट, उसको यहाँ फीडबैक कर देते हैं इनपुट स्टेज पे, फिर चेक करते हैं कि आउटपुट जो है वो जो इनपुट दिया था उसके बराबर है या नहीं है। यदि नहीं है तो कुछ एक्शन लेके उसको किया जाता है, डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त किया जाता है। बात समझ आ गई। क्या थ्योरी पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में। चलिए ये कहानी हमने कंप्लीट करी। क्या होता है ओपन सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम का बेस्ट डेफिनेशन क्या हो गया, आपके रूम में लगा हुआ ऑटोमेटिक एसी जो कि रूम के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लेता है, बराबर ना। 24 डिग्री पे सेट कर दिया, आप 24 डिग्री पे सेट करने के लिए उसको जितना कोशिश करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा, रूम ऑलरेडी अच्छा सा ठंडा सा है 24 डिग्री के आसपास है, उसको कम काम करना पड़ेगा। रूम 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेना कंट्रोल सिस्टम करता है क्लोज लूप। ये इंटेलिजेंट सिस्टम, तमाम जो इंटेलिजेंट सिस्टम है वो क्लोज लूप की कैटेगरी में हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, सिस्टम की आपने बात कर ली, एक सिंपल तरीके से आपने बता दिया कि सिस्टम वो होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, कंट्रोल्ड इनपुट समझ लीजिए, या आपको क्या देते हैं बच्चे, कंट्रोल्ड आउटपुट देते हैं। इसको क्या बोला मैं सर, इसको मैं सिस्टम बोला ना। उस सिस्टम को रिप्रेजेंट कैसे करें, ये तो एक फिजिकल सिस्टम है भैया, पंखा तो एक फिजिकल सिस्टम है, उसकी एनालिसिस करेंगे तो उसका एक मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए। तो मैथमेटिकल जो मॉडल है वो ट्रांसफर फंक्शन है, यानी कि इस सिस्टम की आइडेंटिटी, किसी भी सिस्टम को थ्योरेटिकली किसी भी सिस्टम को हमें एनालिसिस करना है तो उसके लिए उस सिस्टम को पहले डिफाइन करो। सिस्टम को इक्वेशन से डिफाइन करते हैं, उस इक्वेशन का एक प्रारूप है आपका ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन से इसे हम डिफाइन करते हैं और ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन में जब हम आते हैं, हमने दूसरा टॉपिक लिखा था ओपन लूप क्लोज सिस्टम के बाद हमने लिखा था ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। तो ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है और इसको हम मैथमेटिकली कैसे देते हैं, आउटपुट जो है ना उसको आप लाप्लास डोमेन में ले लो, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ये जो है ना ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ऑल इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सिस्टम शुड बी 0। 3 बार ये क्वेश्चन आया गेट एग्जामिनेशन में। द ट्रांसफर फंक्शन इज, 4 ऑप्शन दे दी, उसमें से एक ऑप्शन था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। ठीक है। अच्छा, क्यों 0 क्या कहा, ये तो हम फुल कोर्स में डिस्कशन कर चुके हैं, तो अंदर जाएंगे तो फिर यही फुल कोर्स बन जाएगा, बराबर। अच्छा, आपने एक बात सीख ली, सर सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है तो ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन आपको सिस्टम आपको आउटपुट देगा, सिस्टम को आप इनपुट दोगे, और ट्रांसफर फंक्शन की आपने डेफिनेशन डिफाइन कर दी कि दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस इक्वल टू 0। क्यों डबल बार लिखा, डबल बार इसलिए लिखा कि अब हम यहां पे आएंगे और बात करेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन तो सर लाप्लास है, इसमें तो लाप्लास की बात कर लेते। लाप्लास का काम क्या, लाप्लास की बात कर लेते। समझते जाइएगा ध्यान से, है ना, बड़ा मजा आएगा आपको। मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, बोर नहीं करूंगा, जबरदस्ती के झिलाने की कोई बात नहीं है। क्रैश कोर्स है, सारे कॉन्सेप्ट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे बस, यस और नो। लाप्लास कोई भी सिग्नल या कोई भी इक्वेशन यदि आपकी टाइम डोमेन में हो और आप उसे एज डोमेन में ले जाना चाहें, किस डोमेन में ले जाना चाहें, एज डोमेन में, तो एक टूल लगता है और उस टूल को हम बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं भैया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या काम है इसका काम है आपके टाइम डोमेन में कोई इक्वेशन है उसे एस डोमेन में करना। अच्छा, क्यों करते हैं इस सिस्टम को, ये एक सिस्टम दिया है, टाइम डोमेन में एक सिस्टम दिया है, इसकी इक्वेशन जो है, इसकी जो भी इक्वेशन होगी वो टी के फॉर्म में होगी। इन्हें इसके फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चा, दिक्कत क्या आती है कि टाइम डोमेन में किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है। क्या है, टफ है, मुश्किल है।
तो इस उस मुश्किल को आसान करने के लिए हम एस डोमेन में इसे कन्वर्ट करते हैं, और एस डोमेन में किसी भी सिस्टम को एनालिसिस करना इजी है। क्यों कर रहे हैं सिस्टम को एनालिसिस? अरे भाई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो उसको एनालिसिस तो करना पड़ेगा, यस और नो। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से क्या निकल के आता है कि सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, को देखना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा, उसके फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चे, यदि आपका टाइम डोमेन में एक फंक्शन है ft, आप उसे लाप्लास में कन्वर्ट करना चाहते हो fs, तो fs जो होगा वो होगा क्या? वो होगा आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ft e टू द पावर माइनस st dt, ये उसका फॉर्मूला है। इसके अंदर जाने की जरूरत है क्या? नहीं। सर क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, फुल कोर्स पढ़ा है, क्रैश कोर्स फुल कोर्स में सारी चीजें हैं, देख लेना ना राजा। तो ये एक फंक्शन है, आप टी डोमेन जो भी है उसको यहाँ रखो, e टू द पावर माइनस st से मल्टीप्लाई करो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन कर दो, आपको fs मिल जाएगा। यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन जनरल देखते हैं तो आप ये 0 से इनफाइनाइट ओनली लेंगे, ft e टू द पावर माइनस st और dt, सारी कहानी यहां से आप कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो लाप्लास क्या क्या रिलेट किया हमने? ओपन लूप, क्लोज लूप देखा, ट्रांसफर फंक्शन देखा, और उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन के बाद हमने क्या देखा कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो एस डोमेन में होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एंट्री कर लिया हमने। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि कुछ सिग्नल्स हैं हमारे पास, कुछ इनपुट्स हैं। किस टाइप के इनपुट्स हो सकते हैं? सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स जो हैं यानी कि इनपुट, जो भी किसी भी सिस्टम को आप इनपुट्स देंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं? तो इन जनरल हमारे पास जो इनपुट्स हैं उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इम्पल्स, इम्पल्स सिग्नल या इम्पल्स इनपुट, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे यूनिट स्टेप, आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ आपको क्या करवा रहा हूं, इसमें एक गो थ्रू करवा रहा हूं। रैंप सिग्नल। फोर्थ हम देखेंगे पैराबोलिक सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, और फिफ्थ वन हम देखेंगे साइनोसॉइडल सिग्नल्स। ठीक है जी। सो इतनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है आपका किसमें? लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये सारे इनपुट्स हैं जो हम देंगे हमारे सिस्टम को, थ्योरेटिकल जो एनालिसिस करेंगे उसमें ये इनपुट्स लगेंगे। क्या होता है इम्पल्स? इम्पल्स इनपुट क्या होता है? इम्पल्स सिग्नल क्या होता है? ऐसा सिग्नल है इम्पल्स सिग्नल जिसकी वैल्यू यू नो वेरी वेल, जिसकी वैल्यू एट t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग बट t इक्वल टू 0 पे इम्पल्स फंक्शन को सबसे पहले डिनोट करते हैं डेल t से। इसकी वैल्यू होती है 1 एट t इक्वल टू 0, बाकी 0 होती है व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ दिस 1 इज नथिंग बट द एरिया। क्या? दिस इज नथिंग बट द एरिया। एरिया नहीं लिख के यदि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये हो जाएगा इनफाइनाइट एट t इक्वल टू 0, t इज नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू होती है 0। सो इम्पल्स इनपुट, सडन इनपुट, आप बैठे मस्त शांत से रूम में, बाहर से एक मोटरसाइकिल जा रही है, अचानक से उसने किक अपना हॉर्न बजाया, तो आपकी साइलेंस में खतरनाक से स्पार्क तरीके से साउंड आएगा। वो एक इम्पल्स सिग्नल है, मतलब एक पर्टिकुलर t इक्वल टू 0 आपको बहुत ज़्यादा हाई लगेगा, है ना, इनफाइनाइट। बट चूंकि मैथमेटिकल एनालिसिस के हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत होती है तो हमने इसका एरिया लेके हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखते जाइए, मेरी बात समझते जाइए। सर इम्पल्स सिग्नल ले लिया, ज़्यादा पढ़ने के लिए फुल कोर्स में पढ़ लेना, क्रैश कोर्स है, तमाम हम छोटी छोटी चीज़ें देख के आगे बढ़ेंगे। ओके, इतना ध्यान से सुनो जरा। डेल टी इम्पल्स सिग्नल हो गया। अब यूनिट स्टेप की बात कर ले। यूनिट स्टेप क्या होता है? देखो बच्चे, यूनिट स्टेप में यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं मैं। यूनिट स्टेप नाम ही समझ में आ गया उसका, यूनिट स्टेप है, यानी कि ये लीजिए साहब, ये लीजिए इस टाइप का है। t इक्वल टू 0 पे इसका मैग्नीट्यूड a हो गया, दिस इज नथिंग बट यूनिट स्टेप डिनोटेड बाय u ऑफ t। t इक्वल टू ये t की इक्वेशन है, यदि इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखिए जरा, ध्यान से देखिए, मेरी बात को समझिएगा। इसकी वैल्यू लिखते हैं हम, ठीक है। ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन यदि है तो उसकी वैल्यू होती है 1, उसकी वैल्यू होती है 1, या उसकी वैल्यू होती है a, जो भी a की वैल्यू है, जो भी मैग्नीट्यूड है इसका, इसकी हाइट, दिस इज नथिंग बट द हाइट, है ना।
दिस इज हाइट a, t ग्रेटर 0 पे, t इज ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू होती है a, और t लेसर देन 0 पे इसकी वैल्यू होती है 0. दिस इज नथिंग बट द यूनिट स्टेप फंक्शन. नाउ एट एग्जैक्ट इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू आप डिफाइंड नहीं कर सकते. कहाँ से करोगे भाई? सर वो तो ट्रांजिएंट स्टेट पे है, 0 से a तक जा रही है, t इक्वल टू 0 पे ही जा रही है, एक वैल्यू नहीं दे सकते. बट एनालिसिस के लिए एवरेज लेके काम चलाते हैं, वो अलग बात है. ये बात समझ में आ गई? यूनिट स्टेप समझ में आया ना आपको? यूनिट स्टेप कैसे सिग्नल होते हैं? जैसे पंखा आपका चल रहा है, 4 की स्पीड से चल रहा है, 4 की स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, या आप मान लो कि शांत है, चुपचाप है ना, यानी कि इस स्टेज में है. ये आपका पंखा है, आपका पंखा बंद पंखा है ना, बंद पंखा. अचानक एक पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या करते हैं, उसे स्विच ऑन कर देते हैं. और हाइट मतलब जो भी इनपुट आपने दिया रेगुलेटर में, सपोज आपने दिया 2 का जैसे इनपुट दिया, वो अपने आप को आपने इनपुट सिग्नल दे दिया उसको कि 2 का एक कांस्टेंट इनपुट दे दिया है ना, a इक्वल टू 2, एक कांस्टेंट इनपुट चला गया कि नहीं चला गया, वो चलता रहेगा जब तक आप उसे बंद नहीं करेंगे. ये एक यूनिट स्टेप सिग्नल हो गया, यूनिट स्टेप इनपुट हो गया. गॉट द पॉइंट ना? अब हम आते हैं यूनिट रैंप पे. ध्यान से सुनते जाइए मेरी बात. यूनिट रैंप जो कंटिन्यूअस इनपुट होते हैं वो यूनिट रैंप होते हैं. जैसे कि मान लो एक सैटेलाइट आपने भेजा, सैटेलाइट हमने भेजा तो रॉकेट सिस्टम सैटेलाइट को ले जाता है. सैटेलाइट के अंदर मैकेनिज्म इस टाइप से है कि जैसे उसको उड़ने के लिए इनपुट मिल रहा है रॉकेट से, लेकिन रॉकेट का जो वजन होता जा रहा है वो कम होता जा रहा है. जैसे जैसे वो एग्जॉस्ट कर रहा है उसका वजन भी कम होता जा रहा है. मतलब इंटरनल सिस्टम जो भी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, जो भी इसकी वेलोसिटी को एग्जीक्यूट कर रहा है, पोजीशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको पता है कि भाई मेरा वजन कम होता जा रहा है, उसी हिसाब से मुझे एक्शन लेना है. यानी कि वजन के रिस्पेक्ट में, वेट के रिस्पेक्ट में इसका वजन कंटिन्यूअसली कम हो रहा है. एक लीनियर फैशन में यदि कम हो रहा है तो वो एक रैंप सिग्नल हो जाता है. और रैंप सिग्नल को r(t) से रिप्रेजेंट करते हैं. रैंप सिग्नल इज नथिंग बट, रैंप सिग्नल की वैल्यू होती है t फॉर t ग्रेटर इक्वल टू 0 और होती है 0 फॉर t इज लेसर देन 0. इट्स लाइक कि एक लीनियर इक्वेशन समझ लीजिए ध्यान से. कैसे? इट्स लाइक दिस. ठीक है, इसको ये वाला हिस्से को छोड़ दो, ये वाला हिस्से को छोड़ दो. ठीक, इट्स लाइक दिस. दिस इज नथिंग बट r ऑफ t. अब देखो ये कंटिन्यूअस लाइन, दिस इज नथिंग बट द t. आगे बात समझ में है ना? t जैसे ही 0 है इसकी वैल्यू है t लेसर में इसकी वैल्यू हो गई 0. सो दिस वी कॉल द रैंप इनपुट. क्या बोलते हैं? रैंप इनपुट. सो कंटिन्यूअस इनपुट, ये एक कंटिन्यूअस इनपुट है और लगातार बढ़ रहा है. आप एक दीवार को धक्का लगा रहे हो और वो दीवार समझ लो या कुछ ऑब्जेक्ट है, उसे आप धक्का लगा रहे हो लेकिन वो हट नहीं रहा, तो आप क्या करोगे? फोर्स बढ़ाओगे, आप बढ़ा रहे हो जितनी आपकी शक्ति है. तो ये एकदम लगातार जो प्रोसेस चल रही है, ये क्या हो गई? ये यूनिट रैंप इनपुट हो गई. ठीक है, पैराबोलिक की बात करते हैं. p ऑफ t से यदि रिप्रेजेंट कर दूं तो पैराबोलिक, अब या पैराबोलिक क्या हो गया भैया? जो इस टाइप की फैशन थी अब वो इस टाइप की फैशन रहेगी, पैराबोलिक फैशन रहेगी. दैट्स इट. ठीक है, इसको t² लिख लीजिए, t²/2 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता. बता दूंगा क्यों लिखा है. और ये इसकी वैल्यू है 0 फॉर t लेसर देन 0. इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करना है कि सारे जो स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो देखेंगे हम. ठीक, ओके. देखो सबसे पहले हमने देखा था यूनिट स्टेप, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 एट t ग्रेटर देन t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 हो. और ये ध्यान रखना है ये एरिया है इसका. क्या है ये? एरिया. 0 है व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0. अब देखो ये एक टाइम डोमेन सिग्नल है, टाइम में है ना रिप्रेजेंट किया ना. इसको यदि इस सिग्नल को यदि आप एस डोमेन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो सिंपल सा, किसी एक का मैं 2 का बता दूंगा, बाकी हम डायरेक्ट लिखेंगे. मान लो f ऑफ s निकालना होता तो क्या करते आप? इसको आप करते डेल t e टू द पावर माइनस st और dt. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यूनिलेटर लेंगे तो 0 टू इन्फिनिटी. ओके, नाउ इसकी वैल्यू एक ही जगह पे एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज नथिंग बट क्या? वो जगह क्या है भैया? वो जगह है आपकी 0, t इक्वल टू 0. यदि t इक्वल टू 0 कर दूं, यदि यहाँ पे मैं t इक्वल टू 0 कर दूं तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी. क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 1. इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना?
सिग्नल सिस्टम में पढ़े हो ना, कैसे आएगी, कैसे इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अरे भाई डेल टी जो है ना वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एक जगह एग्जिस्ट करता है, दैट इज द टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे इस इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू है, बस उसी की बात कर दो, उसी की बात करनी है हमें। क्या हो गई इसकी वैल्यू 1। ओके, तो इसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 होता है। इसकी जगह यदि यूनिट स्टेप रहता, यूनिट स्टेप में ध्यान से देखो, इसकी जगह यूनिट स्टेप रहता तो यूनिट स्टेप इज नथिंग बट वैल्यू हो गई उसकी a फॉर t ग्रेटर 0 के लिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो गई 0 फॉर t लेसर देन 0 के लिए। अब ध्यान से देखना, यदि इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना होता, यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t कर रहे होते, लाइक दिस कर रहे होते, आप क्या किए होते, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इनफाइनाइट यूनिलैटरल कर सकते हैं u ऑफ t e टू द पावर माइनस एस टी एंड dt, है ना। नाउ t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0, तो इसकी वैल्यू 0 है यूनिट स्टेप की। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, 0 से इनफाइनाइट तक है, ये मैंने चेंज कर दी, और 0 से इनफाइनाइट में इसकी वैल्यू क्या है, a है, एंड दिस इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस एस टी dt। नाउ इंटीग्रेशन आपको सिखाएं कि आता है, a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस टी, ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस एस ओनली। ओके, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या डाल दो, 0 से इनफाइनाइट। तो ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, a बाहर है, e टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर t की जगह इन्फिनिटी रखो, इट्स लाइक दिस, ये माइनस एस भी बाहर निकाल दो आप, है ना, माइनस e टू द पावर 0 रखो, 0 रखो, तो दिस इज नथिंग बट a अपॉन माइनस एस, और ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, माइनस 1 है, सो दिस इज नथिंग बट a बाई एस। यह क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन हो गया। किसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया, यूनिट स्टेप फंक्शन का। यानी कि यहाँ से अभी दो चीजें देखी, सर यदि आपको डेल ऑफ टी को ट्रांसफॉर्म करना है तो इसकी वैल्यू होती है 1, लाप्लास में इसकी वैल्यू क्या है 1 है। यदि u ऑफ टी है और इसको यदि ट्रांसफर करना है, इसकी वैल्यू क्या है a बाई एस, a की वैल्यू यदि 1 है तो 1 बाई एस, ठीक है, u ऑफ टी, a u ऑफ टी लिख लीजिए, तो a बाई एस है, सिर्फ u ऑफ टी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, a बाई एस या 1 बाई एस, समझ गए बात को। ओके, सिमिलरली यदि आप रैंप इनपुट लोगे, रैंप इनपुट को t u ऑफ t भी हम लिख सकते हैं, बराबर ना। t देख लेते हैं, कैमरा तो नहीं हिल गया हमारा, नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। इसको t u t भी करते हैं। इसकी यदि बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर लाप्लास है, कर लेंगे आप। तो इसका एक बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, t की एनी पावर का यदि हम करना चाहें तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1। ध्यान रखिएगा, t टू द पावर n u ऑफ t, इसका होगा ये। अब देखो आपके पास यदि पैराबोला फंक्शन होता, पैराबोला क्या होता है भाई, पैराबोला होता है टी स्क्वायर और u ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए फॉर द यूनिलैटरल फंक्शन, ठीक। यदि इसका ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो देखो t की इस फॉर्मूले से समझ लो ना डायरेक्ट, t स्क्वायर है आपके पास, t स्क्वायर है, इसका करोगे तो फैक्टोरियल n दैट इज 2 डिवाइड बाई s 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2s बाई 3। तो इन जनरल क्या करते हैं, इसको टी स्क्वायर बाई 2 यदि लिखा होता तो यहाँ से ये 2 हटा दो, यहाँ सिर्फ 1 आ जाएगा, तो ये 1 बाई एस स्क्वायर। इसका मतलब यूनिट स्टेप का, ये क्यों किया कि आप यूनिट स्टेप का जब देखते हो, यूनिट स्टेप का ट्रांसफर फंक्शन देखते हो तो वो 1 बाई एस आता है। आप रैंप का देखते हो, यूनिट रैंप का देखते हो 1 बाई एस स्क्वायर आता है। आप पैराबोलिक का देखोगे तो इसको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, सो ये 1 बाई एस क्यूब आएगा। ये एक जैसा बनाने के लिए टी स्क्वायर बाई 2 कर दिया। इतनी कहानी क्लियर है ना आपको। चलिए अब सिग्नल पे आते हैं, हम साइनोसॉइडल सिग्नल्स पे आते हैं, ठीक है। साइनोसॉइडल सिग्नल में आपके पास है साइन ओमेगा नॉट टी ले लेते हैं और एक है कॉस ओमेगा नॉट टी। ये दो फंक्शंस हैं, आप जानते हैं ना, ऑसिलेटरी फंक्शंस हैं ये। यदि कंटिन्यूस ऑसिलेटरी सिग्नल्स दें हम किसी भी सिस्टम को, कंटिन्यूस वाइब्रेशन दे रहे हैं, कंटिन्यूस ऑसिलेशन है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, साइनोसॉइडल सिग्नल, साइनोसॉइडल फंक्शन। सिमिलरली कॉस और कोसाइन और साइन दोनों एक ही कैटेगरी में है, ऑसिलेटरी है, सस्टेन्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। अब साइन ओमेगा नॉट टी को यदि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो वह आएगा
ओमेगा नॉट टी एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यदि आप cos ओमेगा नॉट टी को करते हैं तो वो आएगा एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? याद रहेंगे ना चीजें? ओके गुड। ना कुछ फंक्शंस है मेरे पास, उनका हम देख लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को बाइंड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये फंक्शन ले लिया मैंने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यदि आप क्या कर दोगे, ट्रांसफॉर्म ले लोगे, तो वो क्या आएगा, इस फंक्शन का ट्रांसफॉर्म यदि आप लोगे तो वो आएगा 1/s प्लस ए, 1/s प्लस ए। अब पूरा करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना कहानी। सो इट्स लाइक, देखो u ऑफ t का क्या होता है, 1/s होता है। उसमें यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया e टू द पावर माइनस ए टी का, तो ये s जो है इसमें प्लस a हो गया। यदि यहाँ पे e टू द पावर a t u t होता, इसका ट्रांसफॉर्म यदि आप करते तो वो क्या हो जाता है, s माइनस a। आ गई बात समझ में? इसको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी एस इक्वल टू जे ओमेगा होता है, यू नो ओमेगा इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी कर सकते हैं। यदि एक्सपोनेंशियल टर्म का गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा टाइम सिग्नल में, टाइम सिग्नल दिस इज टाइम सिग्नल, उसमें यदि एक्सपोनेंशियल टर्म का गुणा होगा तो फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग हो जाएगी। उसके ये जो एक्सपोनेंशियल है इसका ये जो है ए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इसका उल्टा भी हम देख लेते हैं। यदि u t माइनस ए का यदि आप लाप्लास निकाल रहे होते तो वो आता e टू द पावर माइनस ए एस बाई एस। ठीक है, देखो सिंपल u ऑफ t रहता तो 1/s आता, बट यहाँ यदि ये टाइम शिफ्टिंग बोलते हैं, सब टाइम को शिफ्ट कर दिया ना आपने, दिस इज टाइम शिफ्टिंग। यदि टाइम शिफ्टिंग कर दी तो इधर एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया, इधर एक्सपोनेंशियल टर्म था तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई, इधर टाइम शिफ्ट था तो इधर फ्रीक्वेंसी अपना एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगा। इतनी कहानी क्लियर? अरे आपको सब पता है रे, मैं तो आपको सब रिकॉल करवा रहा हूँ, इसीलिए तो इसे कहते हैं क्या, क्रैश कोर्स। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ले लेते हैं। क्या है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी? डी बाई डी टी ऑफ एफ टी। यदि इसका आपको लाप्लास लेना पड़ जाए तो डी बाई डी टी जो है ना वो हो जाता है एस, एफ एस, लाइक दिस, प्रोवाइडेड इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। अच्छा, इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं हो मान लो, और ये इसको अपन एक nth टर्म के लिए ले लेते हैं, एफ ऑफ टी ऐसा ले लेते हैं। यदि आपको लाप्लास लेना होता तो nth पावर है ना, तो s टू द पावर n एफ एस आ जाता, माइनस s टू द, इसको ड्रॉप करते जाओ, s टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसमें t इक्वल टू 0 पुट करो। फिर आगे बढ़ो, माइनस एस एन माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन लो, उसमें 0 पुट करो। फिर आगे बढ़ो, एस एन माइनस 3, इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, उसमें 0 पुट करो। कहाँ तक चलेगी ये कंडीशन चलेगी जहाँ तक ये खत्म नहीं हो जाए एस की पावर। आगे बस समझे, ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है ना। यानी कि मैं आपको यदि ले लेता कि डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ऑफ एफ टी, ऐसा यदि ले लेता क्या होता, एस स्क्वायर एफ एस, इनिशियल कंडीशन 0 नहीं है, माइनस इसकी पावर एक ड्रॉप हो जाएगी, एफ दिस माइनस एस की पावर अब यहाँ पे वेनिश दिस, ये हो जाता। समझ गए? नाउ यदि पावर 3 होगी यानी कि ट्रिपल डिफरेंशिएशन होगा, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ओके। डिफरेंशिएशन की बात हो गई तो सर इंटीग्रेशन की भी बात कर लो। चलो इंटीग्रेशन की भी बात करो। यदि आपका फंक्शन है एफ ऑफ टी डी टी, यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म रहता तो वो हो जाता 1/s ऑफ एफ एस, प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशन था 0। इस बात का ध्यान रखना, रेयरली यूज होगा बट फिर भी बताना जरूरी है। देखो इंटीग्रेशन ने क्या किया, इंटीग्रेशन ने आपको 1/s दिया, यानी कि यदि आपके पास इंटीग्रेशन है तो वो लाप्लास में 1/s दे रहा है। यदि आपके पास डिफरेंशिएशन है तो वो लाप्लास में s दे रहा है। यहाँ से एक चीज़ निकल के आई। ठीक है, ओके। एक और कहानी है, और कहानी ये है कि वो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। यदि आप f ऑफ t है आपके पास, यदि आपके पास सिग्नल है f ऑफ t, उसमें यदि a का मल्टीप्लाई है तो जब इसका लाप्लास रहेगा उसमें भी a का मल्टीप्लाई रहेगा। बात खत्म है। लिनियरिटी प्रॉपर्टी, जो इसमें मल्टीप्लाई करोगे वो इसमें होगा, कांस्टेंट का कुछ नहीं होना जाना। ठीक, एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं। f ऑफ t लिया, यदि उसमें t का मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या होगा, चलो t की पावर n का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 की पावर n d बाई डी
एस ऑफ एफ एस कर लेंगे, n-1 तक डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको, कुछ इस टाइप से आ जाएगी कहानी। ठीक है, यदि देखो जरा ध्यान से, यदि हमारे पास होता क्या, टी स्क्वायर फंक्शन ले लो u ऑफ t, तो इसका आप जानते हो ना क्या होता है, आप तो इसका जानते हो फैक्टोरियल 2/s3 हो जाता है, यानी कि 2/s/3 होता है। बट इस फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओके, इस फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। ओके चलो, t टू द पावर n, तो -1 टू द पावर 2 हो गई, d/ds कितने टाइम ले लो, 2 है तो एक ही बार ले लो, ऑफ fs मतलब इसका ये क्या होता है, 1/s होता है। आगे बात समझ में? तो ज़रा ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, और ये इसको मैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ही एक्चुअली कर रहा था, ये -s² है। ओके, तो यहाँ n नहीं आएगा, n-1 नहीं आएगा, यहाँ पे n आएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये हो जाएगी, जितनी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा। कहानी ख़त्म हो गई आपकी। आप करोगे तो ये सेम टू सेम कहानी आपकी घटित होने वाली है। इसमें यदि ये फार्मूला लगाओगे तो ये घट जाएगी। इस फार्मूले को करेक्ट करने के लिए मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा था, ये काम आ सकता है आपको। तो लाप्लास में हमने क्या देख लिया, अलग अलग फंक्शंस के लाप्लास भी देख लिया। ये लाप्लास एक्चुअली क्या होता है, ये काम नहीं आएगा, बहुत रेयरली कंट्रोल में लगेंगी चीज़ें, क्योंकि आगे आने वाली यूनिट्स में चीज़ें अलग ही वे में जा रही हैं, लेकिन समझाना जरूरी था क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन यहीं से बनता है। नाउ अगले लेक्चर में बात करेंगे, इसी से आगे बात करेंगे। ठीक है।